नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन सैनी। हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है भारत में लौह इस्पात उद्योग। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है, यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही दृष्टि से आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप आज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं किस प्रकार से भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है। देखिए, इस उद्योग को यदि हम मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं, अधिकांश जितने भी उद्योग हैं, वो सभी उद्योग लोहे पर ही आधारित होते हैं। यदि आज हम बात करें हमारे घर में आने वाले उपकरणों की, पंखा, कूलर, खिड़की, दरवाजे, या फिर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के साधनों की, जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, कार, बस, ट्रेन, सभी लोहे से बने होते हैं। उनमें बड़ी मात्रा में लोहे का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ का जो लोहा इस्पात उद्योग है अच्छे से डेवलप हो। इसलिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को कौन से क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। वो कौन कौन से आदर्श स्थान हैं जहां पर इस प्रकार के उद्योगों को डेवलप किया जा सकता है। देखिए, अल्फ्रेड वेबर, आपने नाम सुना होगा, अल्फ्रेड वेबर। ये जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। इन्होंने आज के लगभग 100 साल पहले ही थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन दी थी, यानी कि दुनिया को बता दिया था कि उद्योगों की स्थापना कहाँ की जा सकती है। इन्होंने बताया कि जितने भी प्रकार के वेट लॉस करने वाले उद्योग हैं, अर्थात जिनमें ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिनको शुद्ध करने के बाद उनका वजन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है गन्ना। और गन्ना एक भारी पदार्थ होता है और इससे बनने वाली चीनी की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। इस प्रकार चीनी उद्योग को यदि हमें डेवलप करना है तो हमें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के आसपास ही इसे विकसित करना होगा। इसके अलावा अल्फ्रेड वेबर ने हमें बताया कि ऐसे उद्योग जिनमें एक से अधिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना उन दोनों के उत्पादन क्षेत्रों के आसपास में ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम लोहा इस्पात उद्योग को। लोहा इस्पात उद्योग जो है, इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है लोहा अयस्क, और दूसरा प्रयोग किया जाता है कोयला। देखिए, 1 टन लोहा बनाने के लिए, 1 टन शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता होती है लगभग 2.5 टन लोहे अयस्क की और लगभग 3 टन कोयले की। तब जाकर हमें 1 टन शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। इसलिए अल्फ्रेड वेबर ने बताया कि इस प्रकार के उद्योगों को यदि हमें डेवलप करना है तो हमें इनके उत्पादन क्षेत्रों के आसपास में ही विकसित करना होगा। तब जाकर ही ये इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, भारत में जितने भी लोहा अयस्क के कारखाने हैं, लोहा इस्पात के जितने भी बड़े कारखाने हैं, वो सभी कारखाने इनके उत्पादन क्षेत्रों के आसपास में ही विकसित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में लोहा अयस्क के जो लोहा इस्पात उद्योग है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हमें चलना होगा 1907 में, और चलना होगा हमें जमशेदपुर। देखिए, जमशेदपुर है झारखंड का एक कस्बा है जो ईस्ट सिंहभूम जिले में है। ईस्ट सिंहभूम जो जिला है उसमें स्थित है। देखिए, ये वाली जो लोकेशन है ये है जमशेदपुर की, और ये वाला जो क्षेत्र है
इस मैप में देखिए, झारखंड के मैप में यहाँ पर है जमशेदपुर, और इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ पर जो लोहा इस्पात उद्योग है, जो यहाँ पे प्रथम मिल लगाई गई थी 1907 में, वो आज भी अच्छे से वर्क कर रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ झारखंड के पूर्व में स्थित है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर जो रानीगंज कोलफील्ड है, वो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो जमशेदपुर को मिल जाएगा कोयला रानीगंज कोलफील्ड से, और इसके पश्चिम में जो वेस्ट सिंहभूम है, यहाँ पर मैंने आपको लोहे अयस्क उत्पादन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ नोवामुंडी और पंसीराउरू, इन दोनों क्षेत्रों में लोहे का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ से मिल जाएगा इसको लोहा। इस प्रकार इस प्लांट को चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रकार भारत में 1907 में शुरुआत होती है टिस्को से। इसका नाम रखा गया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी है और आज भी संचालित है। अगली शुरुआत होती है भारत में 1918 में पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ये वर्धमान जिला आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें यहाँ पर है आसनसोल के पास में 3 छोटे छोटे कारखाने, जिनके नाम है बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी। इन तीनों कारखानों को मिलाकर 1918 में एक बड़ा कारखाना स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा गया इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये तीनों जो स्थान है, बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, ये तीनों स्थान मुश्किल से 5 से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और इन तीनों स्थानों को जोड़कर इसको की स्थापना की गई। और देखिए, इसको की स्थापना भी आदर्श लोकेशन पर ही की गई, क्योंकि इसके आसपास वाला पुरुलिया, बंकुरा, वर्धमान का ये जो पूरा क्षेत्र है, रानीगंज कोलफील्ड के अंतर्गत आता है। और इसके यदि पश्चिम में चले अपन, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में, तो इधर उड़ीसा है, और उड़ीसा में आपको पता है, उड़ीसा में जो उत्तरी उड़ीसा है, उत्तरी उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझर, ये तीनों जिले लोहे का उत्पादन करने वाले हैं। तो इस प्रकार इस कारखाने को चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसको सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझर से मिल जाएगा लोहा, और ये वाला जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल का, ये कोयले की दृष्टि से वैसे ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार पहली मिल भारत में जो लोहे की लगती है, वो 1907 में लगती है जमशेदपुर में, और दूसरा कारखाना लगता है 1918 में इसको के नाम से वेस्ट बंगाल में। तीसरा कारखाना भारत में स्थापित होता है कर्नाटका में। तो इस्पात उद्योग का तीसरा कारखाना कर्नाटका में स्थापित किया गया। देखिए, कर्नाटक में हमने लोहे वाली क्लास में पढ़ा था कि जो मध्यवर्ती कर्नाटक है, जिसमें धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुर, ये सभी जिले लोहे अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक के बहुत फेमस जिले रहे हैं, और आज भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। इसलिए 1923 में यहाँ पर एक कारखाने की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया मिस्को, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। क्योंकि उस समय ये क्षेत्र मैसूर के अंतर्गत आता था, इसलिए इसका नाम उस टाइम पे मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया, और वर्तमान में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से इसको वर्तमान में जाना जाता है।
इस प्रकार भारत में आज़ादी से पहले के 3 कारखाने थे, जिसमें पहला है 1907 का टिस्को। इसके बाद स्थापना की गई 1918 में इसको, और 1923 में स्थापना की गई मिस्को की। इस प्रकार भारत में आज़ादी से पहले के 3 बड़े कारखाने थे, और आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें 1951 से लेकर 1955 में मुख्य रूप से ध्यान दिया गया, उसमें कृषि के उत्पादन पर, कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1960, इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया उद्योगों पर, और इस दौरान भारत में 3 बड़े लोहा इस्पात उद्योग के कारखानों की स्थापना हुई, जिसमें पहला था, जिसमें 2 कारखाने 1959 में स्थापित किए गए, और तीसरा कारखाना 1956 में स्टार्ट हुआ, और 1962 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 1959 में पहला कारखाना स्थापित हुआ भिलाई में, और 1959 में ही दूसरा कारखाना स्थापित हुआ राउरकेला, और तीसरा कारखाना 1962 में जिसने वर्क करना स्टार्ट किया दुर्गापुर। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 बड़े लोहा इस्पात के कारखानों की शुरुआत हुई, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। देखिए, भिलाई जो कारखाना है ये आता है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। भिलाई में हमारी मदद की थी रूस ने, और राउरकेला में जर्मनी ने। इसी प्रकार दुर्गापुर में हमारी मदद की ब्रिटेन ने। देखिए, आपको ये उड़ीसा का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये उत्तर में ये जो जिला है ये है सुंदरगढ़, और सुंदरगढ़ में एक स्थान है राउरकेला। सुंदरगढ़ में ये स्थान जो है वो है राउरकेला, और यहाँ पर 1959 में कारखाना लगाया गया, लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना लगाया गया, जिसमें हमारी मुख्य रूप से जर्मनी ने हेल्प की। देखिए, ये जो लोकेशन है, ये भी लोकेशन जो है लोहा इस्पात उद्योग के लिए एक आदर्श लोकेशन है, क्योंकि सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज, यहाँ पर ये उत्तरी उड़ीसा जो पूरा है ये लोहे का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है। जबकि जो मध्य उड़ीसा है इसमें अंगुल जो जिला है, अंगुल, संबलपुर, इसके अलावा इब रिवर का जो क्षेत्र है, ये जो मध्य का क्षेत्र है ये कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राउरकेला को कोयला और लोहा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है, इसको आसानी से स्थानीय रूप से अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार 1959 में जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत होती है। इसके बाद अगला कारखाना 1959 में ही लगाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1959 में ही दूसरा कारखाना लगाया जाता है, इसकी स्थापना होती है दुर्ग में। देखिए, पिछली वाली 2 क्लासों में हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है वो लोहे के उत्पादन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरगुजा और कोरबा, ये तीनों जिले छत्तीसगढ़ के बड़े कोयला उत्पादक जिले हैं, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में हमने पढ़ा था डल्ली राजहरा, जबकि बस्तर में पढ़ा था बेलाडीला। ये लोहा उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए जो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई कारखाना स्थापित किया गया 1959 में, इसको संचालन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि दोनों मुख्य अयस्क जो है
लोहा और कोयला इसको स्थानीय रूप से आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। उत्तर में कोरिया, सरगुजा और कोरबा से इसको कोयला प्राप्त हो जाएगा, और दक्षिण में दुर्ग से और बस्तर से इसको लोहा मिल जाएगा। और इस कारखाने की स्थापना में हमारी मदद की थी रूस ने। अगला कारखाना स्थापित हुआ 1962 में। 1962 में चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमने पिछला जो कारखाना पढ़ा था इसको, और इसके पास में ही स्थापित हुआ दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसमें हमारी मदद की थी ब्रिटेन ने। देखिए ये जो आसनसोल है, आसनसोल के पास में ही दुर्गापुर है, और 1962 में यहाँ पर उत्पादन स्टार्ट हो गया। इसमें हमारी मदद ब्रिटेन ने की। अगला जो कारखाना स्थापित किया गया वो किया गया झारखंड में। इसको हम जानेंगे बोकारो स्टील प्लांट के नाम से। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। इसे स्थापित किया गया 1964 में, और इसमें हमारी मदद की रूस ने। आपको झारखंड के मैप में ये बोकारो जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाई दे रहा है। देखिए बोकारो, ये धनबाद, इधर गिरिडीह है, यहाँ पश्चिम में हजारीबाग, ये सभी जिले कोयला उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा जो पलामू है, ये पश्चिम में पलामू जो है ये लोहा उत्पादक क्षेत्रों में जाना जाता है। इस प्रकार इसको कोयला तो स्थानीय रूप से ही मिल जाएगा, और यदि इसको लोहा चाहिए तो यहाँ ये पलामू से ले लेगा, या फिर इधर दक्षिण में नोवामुंडी और पंचीराबुरु, ये भी इससे ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। इस प्रकार बोकारो भी लोहा इस्पात उद्योग के लिए एक आदर्श लोकेशन रही, और 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कर दी गई रूस की सहायता से। अगला कारखाना हमारा स्थापित होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में ये वाला जो स्थान है ये है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश ना तो कोयले की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहा है और ना ही लोहे की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहा है। यहाँ पर लोहे का उत्पादन तो किया जाता है, लेकिन इतनी मात्रा में भी नहीं किया जाता कि वो किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। इसलिए हमें यहाँ थोड़ा एक्सपोर्ट पर ध्यान देना होगा। देखिए आंध्र प्रदेश के उत्तर में देखिए ये जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ बस्तर और बेलाडीला, बस्तर में जो बेलाडीला है वो लोहा उत्पादक क्षेत्रों में अग्रणी माना जाता है, और विशाखापट्टनम से इसकी दूरी मुश्किल से 60 से 70 किलोमीटर के आसपास होगी। इसलिए इसको लोहे की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। विशाखापट्टनम को लोहा मिल जाएगा बेलाडीला बस्तर से, और कोयले के लिए जाना होगा हमें ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो कारखाना है, ये जो स्टील प्लांट है, ये पोर्ट बेस्ड कारखाना है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट करने में थोड़ा दिक्कत रहेगी, लेकिन जो हमारा परिवहन का साधन रहेगा वो रहेगा जलमार्ग। आपको बताया कि जलमार्ग जो है वो ट्रांसपोर्ट के साधनों में सबसे सस्ता है, इसलिए कोयला भी हमें इतना महंगा नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट करेंगे कोयला, और बस्तर में बेलाडीला से ले लेंगे हम लोहा। इस प्रकार 1971 में यहाँ पर एक कारखाना स्थापित किया गया। वाईजेक नाम से, विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील प्लांट के नाम से 1971 में यहाँ पर एक कारखाना स्थापित कर दिया गया। और अगला जो कारखाना स्थापित हुआ वो हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको मध्य में देखिए ये है सलेम। देखिए सलेम का जो आसपास का इलाका है वो लोहा उत्पादन करने वाला है। और सलेम से पूर्व में देखिए कडलोर में आपने
नवेली का नाम सुना होगा। नवेली लिग्नाइट प्रोडक्शन की दृष्टि लिग्नाइट कोयले की प्रोडक्शन की दृष्टि से अग्रणी जिला है। और तमिलनाडु जो स्टेट है वैसे भी भारत का सबसे ज़्यादा लिग्नाइट प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है, इसलिए कोयला हमें मिल जाएगा नवेली से और लोहा हमें मिल जाएगा स्थानीय रूप से सलेम से ही। इस प्रकार 1981 में सलेम में कारखाना स्थापित किया गया और इस कारखाने में भी हमारी किसी ने मदद नहीं की, ये हमने खुद ही डेवलप किया। इस प्रकार भारत में 1907 से लेकर 1981 तक कारखाने स्थापित किए गए। 1971 में टिस्को की स्थापना की गई। इसके बाद 1918 में इसको, 1923 में मिस्को, इसके बाद हमें मिलती है 1947 में आज़ादी। और आज़ादी के बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1959 और 1962 हमने तीन कारखाने स्थापित किए। 1959 में पहला कारखाना स्थापित किया गया भिलाई में, ये है छत्तीसगढ़ में। इसमें हमारी मदद की थी रूस ने। इसके बाद अगला कारखाना स्थापित किया हमने राउरकेला, ये उड़ीसा में है। इसमें हमारी हेल्प की थी जर्मनी ने। अगला कारखाना हमने स्थापित किया दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में है और इसमें हमारी हेल्प की ब्रिटेन ने। अगला हमारा जो कारखाना है वो 1971 में स्थापित किया। इसे हमने स्थापित किया विशाखापट्टनम में। इससे पहले भी 1964 में एक कारखाना स्थापित किया गया था बोकारो में, बोकारो झारखंड में। लास्ट जो हमने कारखाना स्थापित किया वो स्थापित किया सलेम में। इस प्रकार 1907 से लेकर 1981 के बीच में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बड़े कारखाने स्थापित कर लिए। इस प्रकार दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।